तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसे एपिसोड के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है शास्त्री पार्क कॉलोनी। शास्त्री पार्क कॉलोनी में 25 मार्च 2024 रात करीब 12:30 बज रहे थे। कॉलोनी के सभी लोग लगभग सो रहे थे। तभी लोगों को अचानक से गोली चलने के बाद एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही कॉलोनी में पड़ोसियों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, वह दौड़कर बाहर आकर देखते हैं तो एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जब अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है, उसके सीने में 2-3 गोलियां लगी हुई हैं और उसके साथ एक लड़का भी खड़ा है। अब जैसे ही पड़ोसी यह देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वो फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस उस व्यक्ति को जिसको गोली लगी थी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वह दम तोड़ देता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब उसके साथ जो लड़का रहता है उसका नाम सोहेल रहता है। अब सोहेल से पुलिस पूछताछ करती है कि इतनी रात को तुम किसी व्यक्ति के घर क्या करने गए थे। सोहेल बताता है कि वह एक जिसने गोली चलाई है उसका नाम यासीन है। यासीन की जो प्रेमिका है उससे वह अपने साथी के साथ मिलने गया था। तभी यासीन ने गुस्से में आकर लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी, जिससे मैं तो बच गया लेकिन मेरे दोस्त मुस्तकीम की मौत हो गई। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, जांच पड़ताल करने लगती है और उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपराधी वहां से भाग जाता है और पुलिस कुछ दिन और लगते हैं, यानी कि 25 को वारदात होती है और 30 तारीख को रात में करीब जो यासीन रहता है वह पकड़ा जाता है दिल्ली के वेलकम नगर एरिया से। वह बस स्टैंड से कहीं भागने की फिराक में रहता है। तभी पुलिस उसे पहचान लेती है। टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस उसके पास पहुंचती है और पुलिस पहचान लेती है कि यही अब व्यक्ति है जिसने कत्ल किया है, जो कि कातिल है। अब यासीन को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर उसे थाने लेकर जाती है। थाने लेकर जाती है तो यासीन से जब पूछताछ होती है तो यासीन एक ऐसी हकीकत बताता है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 4 साल पहले होती है। एक लड़की जिसका नाम इशरत रहता है। इशरत बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। इशरत गाजियाबाद में एक बार में डांस किया करती थी, यानी कि बार डांसर रहती है। उसी समय दिल्ली के शास्त्री पार्क का रहने वाला लड़का यासीन, उसे भी लड़कियों का शौक रहता है और बार में डांस देखने का शौक रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि एक लड़की जो कि गाजियाबाद के बार डांसर में है, इतना बेहतर डांस करती है कि लोग उसके दीवाने हैं। अब वो यासीन उसे देखने के लिए गाजियाबाद के उस बार डांस में जाता है। वह जाता है तो देखता है कि वाकई में इशरत बेहद ही खूबसूरत लड़की है और उसका डांस देखकर वह बड़ा प्रभावित होता है। अब उसमें बैठकर वह बियर और दारू पीने लगता है। फिर अगले दिन फिर उस बार में उस लड़की का डांस देखने के लिए जाता है और उस लड़की के ऊपर इतने पैसे खर्च करता है कि इशरत की नज़र यासीन पर पड़ जाती है। अब यासीन को इशरत पहचानने लगती है। अब इसी बीच कई बार यासीन उस बार डांस में जाकर यासीन के पीछे पैसे लुटाता था, शराब भी पीता था। अब कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन वह घूमने के लिए जब गाजियाबाद जाता है तो उसका समय नहीं पास हो रहा था, तो वह सोचता है कि क्यों ना फिर चल के इशरत का डांस देखा जाए। अब वह इशरत का डांस देखने के लिए फिर उस बार डांस में जाता है, लेकिन देर काफ़ी हो चुकी थी। वहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं थी, सभी जो टेबल थी भरी हुई थी। अब इस पर उसे गुस्सा आती है और वह जाने लगता है। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है, जो कि बार का मैनेजर रहता है, कि सर आइए, मैं आपको अलग से
चेयर दे देता हूँ, आप वहाँ बैठकर डांस का आनंद लीजिए। अब इसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि मैं अलग से बैठकर एक चेयर पे डांस देखूंगा तो लड़की के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी। अब इसी बीच मैनेजर को बुरा भला कहता है, तभी झगड़ा हो जाता है, बाउंसर आ जाते हैं। अब इशरत भी वहाँ आती है और आकर दोनों को समझाकर वहाँ से भेज देती है। फिर अगले दिन वह जल्दी ही बार में डांस देखने के लिए जाता है और इशरत जब डांस शुरू करती है तो वह कुछ पैसे उसके ऊपर लुटाता है और फिर आकर टेबल पर बैठ जाता है। इशरत जहाँ डांस कर रही थी उसके सामने ठीक उसकी टेबल लगी हुई थी। अब इशरत को लगता है कि लड़का काफ़ी पैसे वाला है और देखने में भी यासीन काफ़ी हैंडसम लगता है। अब इशरत उस लड़के यासीन के पास जाती है, बैठकर शराब पिलाती है और बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इशरत उस लड़के यासीन का नंबर ले लेती है। अब लेने के बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और जो यासीन रहता है वो अक्सर कर बार में जाकर उसके डांस का मजा लिया करता था और समय मिलने पर उस लड़की को लेकर होटलों में जाया करता था। कुछ दिन और गुजरता है, यासीन भी उस लड़की का दीवाना हो जाता है और अब वह इशरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। देखते ही देखते इशरत को लगता है कि यासीन के पास भी काफ़ी पैसे हैं, तो वह यासीन से भी मोहब्बत करने लगती है और यासीन से वह नवंबर में शादी कर लेती है। नवंबर 2023 में शादी करने के बाद वो यासीन के साथ रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक ऐसा मोड़ आता है कि जो लड़की इशरत यासीन की पत्नी रहती है, वह बार में डांस कर रही थी। तभी एक और लड़का जिसका नाम सोहेल रहता है, सोहेल अपने दोस्त मुश्तिक के साथ, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला होता है, उसी बार में डांस करने के लिए जाता है। तो वह देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सामने डांस कर रही है। अब उसका नाम पता करता है तो पता चलता है कि इसका नाम इशरत है। अब वो अभी कुछ पैसे लुटाता है और बार में ही उसके डांस का मजा लेने लगता है। इसी बीच उसको पता चलता है कि वह दिल्ली में ही शास्त्री पार्क एरिया में रहती है। अब वहाँ जाकर वह उसी कॉलोनी में वह किराए का मकान लेता है और वहीं रहने लगता है। अब आते जाते अक्सर इशरत से उसकी मुलाकात होती थी और देखते ही देखते जो है सोहेल और इशरत एक दूसरे को फिर से दिल दे बैठते हैं। अब जब सोहेल इशरत से मोहब्बत करने लगता है तो वह नहीं चाहता था कि वह सोहेल के साथ रहे, यासीन के साथ रहे। अब सोहेल उससे बातचीत करता है, बातचीत कर उसे शादी के लिए उकसाता है। अब इसी बीच इशरत जो है इस कदर उसके मोहब्बत में पागल हो जाती है कि वह अपने पहले पति यासीन को तलाक दे देती है। अब तलाक देने के बाद यासीन काफ़ी उदास रहता है, नाराज़ रहता है। अब उसका मन नहीं लग रहा था। अब वह सोच रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ने मुझे तलाक क्यों दे दिया, मैंने ऐसा क्या किया। पहले तो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की रहती है वह मानने को तैयार नहीं थी। अब वह फिर से जो लड़का रहता है जिसका नाम सोहेल रहता है, अब वह सोहेल से निकाह करने के लिए तैयार हो जाती है। दिसंबर में वह सोहेल से निकाह करती है और निकाह कर उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिन गुजरता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब जब बच्चे को जन्म देती है तो सोहेल कहता है कि एक काम करो कि अब बार में डांस करना छोड़ दो, क्योंकि एक बच्चा हो गया, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। अब इससे वह नाराज़ होती है। अब नाराज़ होकर अक्सर कर सोहेल उसके साथ अजीब हरकतें करने लगता है। अब पैसे देना भी बंद कर देता है और अपनी पत्नी के साथ समय देना भी बंद कर देता है। दरअसल वह काम करने लगता है, वह एक कंपनी में काम करने लगता है। इस बीच वो अपनी पत्नी को समय भी नहीं दे पा रहा था और इशरत बार में रोज़ाना डांस करने जाती तो अपने बच्चे को समय भी नहीं दे पा रही थी। तो वह चाहती थी कि उसके बच्चे को समय सोहेल देता रहे, वह काम ना करे। इसी बात पर दोनों की तू मैंने होने लगती है। कुछ दिन और गुजरता है। अब इशरत एक दिन बार में डांस करने के लिए जाती है तो वह देखती है कि एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है जो बहुत ही नशे में है। अब उसे देखकर इशरत टूट जाती है, उसके पास जाती है, बातचीत करती है। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति यासीन रहता है। यासीन को देखकर वह टूट जाती है। यासीन बेहद ईमानदार और शरीफ लड़का रहता है। उससे बातचीत करने लगती है तो
वह यासीन से पूछती है कि आखिर तुमने इतनी दारू पीने कब से शुरू कर दी, आखिर ऐसा क्या हुआ है। यासीन कहता है कि मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता था, जिंदगी भर साथ निभाने का हम दोनों ने वादा किया, और तुम्हें सोहेल में क्या ऐसी चीज दिखी जो मेरे अंदर नहीं है। तुमने 1 मिनट में मुझे छोड़कर तलाक देकर तुमने सोहेल के साथ निकाह कर लिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं आता है, मैं क्या करूं। अब उसकी स्थिति को देखकर इशरत उसे पकड़कर वही रोने लगती है, और यासीन भी अपनी पूर्व प्रेमिका पूर्व पत्नी को देखकर रोने लगता है। फिर से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत कुछ दिन आगे बढ़ती है, और जब वह बार डांस करने के लिए बार में जाती थी तो कई बार बार में डांस न कर अपने पहले पति यासीन के साथ समय व्यतीत करने लगती थी, होटलों में जाने लगती थी। अब उसका इस कदर यासीन के साथ मन लगने लगा था कि यासीन अब उसके साथ फिर से निकाह करने के लिए राजी हो जाता है। अब इशरत को लगता है कि सोहेल उसका ख्याल नहीं रखता है, अब उसे फिर से अपना पति मिल जाएगा, फिर से उसके साथ निकाह कर लेनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। अब इसलिए जो जितने भी अपने धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज होते हैं, यासीन कहता है, इशरत मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब इशरत सोहेल को एक रात जब घर जाती है तो सोहेल और वह बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है तो इशरत तुरंत ही अपने पति को तलाक देने की बात करती है और उसे छोड़कर अपने बच्चे को छोड़कर वहां से चली जाती है, और जाने के बाद शास्त्री पार्क एरिया में जाती है जहां पर यासीन भी रहता था। यासीन के घर में ही रहने लगती है। अब एक दिन 25 मार्च 2024 की रात 12:30 बज रहे थे, 12:20-25 हो रहे थे। अब सोहेल जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, मुस्तकीम को फ़ोन कर बुलाता है, कहता है यार देखो मुझे इशरत की याद आ रही है, मेरा उससे कूट हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, लेकिन वजह कुछ साफ नहीं थी, बिना वजह झगड़े हो रहे थे, और मुझे इस कदर उसकी याद आ रही है कि मैं क्या बताऊं। मेरी पत्नी ने मुझे तलाक देकर फिर से अपने पूर्व पति के साथ रहने लगी है। पता करो कि उसका पति कमरे पर कब नहीं रहता है। अब वह पता करता है तो बताता है कि आज उसका पति कमरे पर नहीं है, आज इशरत घर पर है। बताने वाले ने शायद गलत बताया था। जब मुस्तकीम अपने दोस्त सोहेल को लेकर रात 12:30 बजे जब पहुंचता है तो देखता है कि कमरे पर इशरत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी सामने से यासीन आ जाता है, और यासीन आता है तो यासीन जैसे ही सोहेल और उसके दोस्त को देखता है उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि इसी के वजह से मेरी पत्नी मुझसे दूर हुई थी, और आज फिर इसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है, कहीं मेरी पत्नी मुझसे दूर ना हो जाए। इसी बात को सोचकर यासीन पिस्टल निकालता है और एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, लेकिन गलती से जो उसका दोस्त रहता है सोहेल वहां से तुरंत ही हट जाता है, और उसका जो दोस्त रहता है जिसका इस मैटर से सोहेल, यासीन और इशरत से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको 3 गोलियां सीने में लगती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही यह चीज यासीन देखता है कि इसकी तो मौत हो गई और सोहेल बच गया, वह फौरन ही वहां से भाग जाता है। भागने के बाद जाकर इशरत को सारी बात बताता है और कहीं छुप जाता है। अब किसी के पास यासीन का नंबर भी नहीं होता। अब पड़ोसी रात को 12:30 बजे के आसपास सो रहे थे, वो उठते हैं, देखते हैं कैसी गोलियां चल रही हैं। जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, और एक व्यक्ति बैठकर रो रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है। सोहेल अपने साथी को लेकर रो रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहा था। अब पड़ोसी उठाकर उसे बाहर निकालते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि उसके सीने में 3 गोलियां लगी थी, और खून ज़्यादा बहने से, इन्फेक्शन ज़्यादा होने से उसकी मौत हो गई। अब
उसके घर वाले गिरफ्तारी की मांग करते हैं, हत्या का केस दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन इशरत का तो पता चल जाता है, लेकिन यासीन का पता नहीं चलता है। अब पुलिस इशरत से नंबर लेती है, नंबर लेकर उस पर कॉल ट्रेस करती है, टेक्नोलॉजी की मदद लेती है, तो एक दिन पता चलता है कि 30 तारीख को रात करीब वह दिल्ली के वेलकम नगर एरिया के बस स्टैंड से वह कहीं भागने के फिराक में है। अब पुलिस जैसे ही उसके लोकेशन पर पहुंचती है तो पता चलता है कि सामने यासीन बैग लेकर भागने की फिराक में है। फौरन ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर थाने लाती है, उसे पूछताछ करती है। वो अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि मुझे डर था कि कहीं मेरी पत्नी, जिसका पहले से ही तलाक हो चुका था मुझसे, फिर से मेरे साथ रहने के लिए राजी हुई है और मैं उसे इस कदर मोहब्बत करता हूं कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और मुझसे फिर से निकाह करना चाहता था, और मुझे डर था कि कहीं फिर से सुहेल मेरी पत्नी को मुझसे जुदा ना कर दे। उस जुदाई के डर से मैंने सुहेल पर गोलियां चलाई, लेकिन सुहेल बच गया और उसके साथी मुस्तकिम की हत्या हो गई। मैंने जानबूझकर गोलियां सुहेल को मारी थी, लेकिन सुहेल हट गया और मुस्तकिम की मौत हो गई। मैं मुस्तकिम की हत्या नहीं करना चाहता था। मुझे बहुत खेद है इस बात का कि मेरे हाथों एक जो व्यक्ति ऐसा मारा गया जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी पुलिस, अब अपराधी तो अपराधी है, चाहे जाने अनजाने में मारा हो या चाहे जो भी किया हो। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, 307, 302 और भी कई धाराएं लगाकर उसे जेल भेज देती है। अब इस घटना के खुलासे को जो भी सुनता उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति रात को मिलने के लिए जाता है और वह बच जाता है, और उसका एक साथी जो कि बेगुनाह रहता है वह मारा जाता है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको सुननी चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है दीपक पांडे हैं, मोहम्मद शफी अंसारी हैं, सतीश गुप्ता हैं, फैजल खान भाई हैं, धर्मेंद्र प्रताप सिंह हैं, राहुल सिंह हैं, उमेश कन्नौजिया हैं, रविशंकर गुप्ता हैं। इनका आज जन्मदिन है। रविशंकर जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी साथियों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप सभी साथी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, अपने नाम के साथ साथ आप जिस भी शहर क्षेत्र से रहते हैं, चाहे आप किसी शहर से हो, गांव से हो, चाहे जहां से भी हो, देश विदेश से हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप सभी साथी अपने नाम के साथ साथ उस शहर का भी नाम ज़रूर कमेंट करें। पढ़कर मुझे भी खुशी होती है और मैं अपने साथियों के साथ आपके नाम को शेयर करता हूं। और कई बार अच्छा लगता है कि कई सारे ऐसे साथी हैं जो भारत से बाहर सऊदी अरब, नेपाल जैसे देशों में रहते हैं और वहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट को पढ़कर कई बार वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप सभी साथी कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।